और जो है क्लास तुम्हारी लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो आज के बाद से साथियों हम एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, और एनसीईआरटी को मैं कह रहा हूँ कि शुरू नहीं करेंगे, एनसीईआरटी को शुरू करने के साथ शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि आप जो है अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और आप इसमें जुड़े हुए हैं, यदि आप स्टेट पीएससी जैसे बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, राजस्थान पीएससी के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बहुत शानदार ये कंटेंट होगा। और यदि आप कुल मिलाकर के अगर आप मान लो कि जैसे मैं कहूँ कि वनडे एग्जामिनेशंस जैसे टीचर्स एग्ज़ाम है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, एसएससी सीजीएल वगैरह है, तो एक वो जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ते हैं उन सभी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा ही सेशन रहेगा, है ना। हाँ जी, देखो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं यूपीएससी से हैं, तो जिस भी आप उसमें पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अपने इसको बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, कोई भी एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, वर्ल्ड से करेंगे कि इंडियन से करेंगे, ये मुझे नहीं पता है कहाँ से शुरुआत करवाओगे, तो आपको कहाँ से शुरू करवाना है मुझे ये बताओ एक बार। आप इंडिया से शुरू करना चाहते हैं या वर्ल्ड से शुरू करना चाहते हैं, आप बताओगे तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल, देखो मैं देख रहा हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट बहुत सारे हैं ना, यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अपने क्या करेंगे ना कि जैसे अपने चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर को अपने पढ़ लेंगे, और चैप्टर को पढ़ने के बाद में मैसेज ही ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ मैं आपके, है ना। चलिए, मैसेज ही ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, चलो हाँ कोई बात नहीं है, जिनसे ही पढ़ लो, है ना। अच्छा, इंडियन की ज़्यादा डिमांड है ना, इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इंडिया को पढ़ लेंगे फिर वर्ल्ड को पढ़ लेंगे, दोनों सेपरेट सेपरेट है, दोनों डिफरेंट हैं, इंडिया अपने आप में डिफरेंट है, और ये ज़्यादा ये अलग, ये और डिफरेंट है ना। तो वर्ल्ड इंडिया दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं, और जो भी टीचर पढ़ाए यार सभी अच्छा पढ़ाते हैं ना, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, और उनमें हम भी हैं, सभी टीचर्स के अंदर हम भी पढ़ाते हैं, सब बेहतर करने का प्रयास करते हैं, हम भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और हम बेहतर कर भी रहे हैं, ठीक है कि ना। और लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि मैं आपके साथ में लिंक कर लूँगा ना, चीज़ों को लिंक कर लूँगा, आपको मैं ना अपने साथ में अपने अंदर मैं समा लूँगा, ठीक है। कि जिस भाषा में पढ़ाऊँगा आपको बहुत मज़ा आएगा, और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि 99.99% स्टूडेंट सेटिस्फाई हो ना, 0.1% में थोड़ा सिक्योर जोन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 99.99% स्टूडेंट आप में से फुल्ली सेटिस्फाइड आप में होंगे कि यस सर बहुत अच्छा पढ़ाया, बड़ा मजा आया, और आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में काम आया, बड़ी बात ये है, ठीक है। अभी मैं फॉर रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, संडे को एग्जाम हुआ इसका यूपीपीएससी आरओ का, और यूपीपीएससी आरओ जो है, उस यूपीपीएससी आरओ के अंदर दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो बिल्कुल एक्चुअल बात मैं बोल रहा हूं, मैं कोई झूठे डेटा या झूठी बातें मैं प्रस्तुत या पेश नहीं करता हूं बच्चों के सामने, क्योंकि बात क्या है ना कि मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जो है एक स्टूडेंट नहीं है मेरे लिए, आप मेरे छोटे बहन भाई के जैसे हैं, और छोटे भाई बहन अगर मैं आपको मानता हूं तो हम अपने परिवार में कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को, अनावश्यक बात, अनावश्यक फेंकना, अनावश्यक झूठ बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और उस जो एग्ज़ाम में जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम, उसमें हमें 2.5 से 3 महीने का समय मिला, और इंडियन ज्योग्राफी और कुछ थोड़ा वर्ल्ड का पोर्शन पढ़ाने के बाद में, और 82 से 83% के आसपास लगभग 83% क्वेश्चन एज इट क्लास नोट्स में से मिले, जबकि हमने केवल 70 घंटे क्लासों को पढ़ा था, 70 आवर्स मैंने उनको पढ़ाया था, तो 70 आवर्स में 70 घंटे के अंदर अगर 82% हम क्वेश्चंस ठीक करवा पाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी विषय के, तो ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी थी, बड़ा शानदार एफिशिएंसी के साथ में हमने पढ़ाया, और लगभग लगभग क्वेश्चंस अधिकांश थे नोट्स में से मिल गए। और मैं कोशिश करूँगा कि नहीं पेपर लीक होना, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मैं आपको इस विश्वास में लूँ कि आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम मैं प्रयास करूंगा कि आप जो भी आपका एग्जाम दें, अगर यूपीएससी अगर आप देते हैं तो यूपीएससी में मैं कोशिश करूंगा, एक मिनट बोर्ड को दोबारा ऑन करना पड़ेगा, यूपीएससी की अगर आप बात करते हैं तो यूपीएससी में हम अगर बात करें तो यूपीएससी का लगभग लगभग आपका जैसे मैं मानकर चलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आप अप्रोक्सीमेटली 65 से 70% जो क्वेश्चन हैं, वो 65 से 70% क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से मैं वहाँ से लिंक करवा दूंगा ना, 65% के आसपास मेरी एफिशिएंसी 70% के आसपास रहेगी। यानी कि अगर यूपीएससी में 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछता है, जो ज्योग्राफी आपकी जो है स्टैटिक ज्योग्राफी में उसकी बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर को थोड़ा सेपरेट कर लो, स्टैटिक ज्योग्राफी की अगर बात करेगा
तो कोशिश अपनी रहेगी कि लगभग लगभग वहाँ से आपके 10 में से 7 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हमारे 6-7 क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। स्टेट पीएससी अगर एग्जामिनेशंस की बात करता हूँ तो स्टेट पीएससी में हमारी जो एफिशिएंसी रहेगी वो हमारी एफिशिएंसी लगभग लगभग रहेगी कितनी, तो वो हमारी एफिशिएंसी अपनी आ जाएगी लगभग कितने के ऊपर, वो 80% से और 90% के बीच बीच में हम ला देंगे, ठीक है ना। लगभग इतने क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप उम्मीद रखिएगा इस चीज़ की कि सर हमारे साथ काफ़ी मेहनत करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद इस बात की रखूँगा कि आप मेरे साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स को जो है प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। आज की जो क्लास है उस आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे उस आज की क्लास में हम सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। केवल आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें केवल हम सिलेबस को डिफाइन करेंगे पूरा कि हमें सर पढ़ना क्या क्या है, और कल से जो हमारी क्लासें होंगी वो हमारी बिल्कुल रेगुलर क्लासें होंगी, तो वो एक रिदम में वो क्लासें सारी चलेंगी। तो फिर कल से फिर हम अपना जो है 0 लेवल से चीज़ों को शुरू कर लेंगे, ठीक है। आपको करना यही है, आपको एक कॉपी ले लेनी है, नोटबुक ले लेनी है, 2 पेन आप रख लीजिएगा, रेड ब्लू रख लीजिएगा या फिर ब्लैक और ब्लू रख लेना, और 2 पेन लेकर के और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आप जो है बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं भाई, नोट्स बनाने में कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। लगभग लगभग मैं 150 आवर्स के आसपास 150 आवर्स के आसपास जो है आपको पढ़ाऊंगा, 150 घंटे के आसपास का अपना प्लान रहेगा। बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों जो है भाषाओं के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो आप जो है भूगोल या ज्योग्राफी का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो है उस सिलेबस को हम लिख लेते हैं ना। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उस ज्योग्राफी के अंदर हम दोस्तों क्या क्या पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी के अंदर हम 2 सेगमेंट पर बात करेंगे। एक हमारा विश्व भूगोल का पार्ट होगा, एक विश्व भूगोल होगा, और एक जो हमारा दूसरा हिस्सा है ये विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा अगर बात करता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा एक और जो पार्ट होगा अपना, वो एक और पार्ट कौन सा होगा, तो एक आपका पार्ट होगा और ये होगा पार्ट आपका कौन सा, ये आपका हिस्सा होगा कौन सा, भारत का भूगोल, ठीक है ना। भारत भूगोल का हिस्सा होगा, ठीक है, भारत भूगोल का हिस्सा होगा, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, राइट, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये अपने को 2 सेगमेंट अपने को पढ़ने हैं। अब मैं सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा इंडियन ज्योग्राफी, चूंकि हमें शुरू करनी है और इंडियन ज्योग्राफी शुरू करनी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम अगर बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर आओ सबसे पहले, है ना। देखो विश्व भूगोल के अंदर आपके जो सेगमेंट हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट, और इस सबसे पहले पार्ट का नाम है भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। दूसरा जो है वो दूसरा है जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान है, और जलवायु विज्ञान है, और जलवायु विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। और फिर तीसरा जो एक खंड होगा वो तीसरा होगा कौन सा, समुद्र विज्ञान होगा, समुद्र विज्ञान होगा, समुद्र विज्ञान होगा, ठीक है। समुद्र विज्ञान जिसको हम बोलते हैं कौन सा, समुद्र विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा, ये ओशियनोलॉजी या ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। इस ओशियनोग्राफी के अलावा एक अगर हम पढ़ें तो जैव विज्ञान पढ़ेंगे, है ना, जैव विज्ञान पढ़ेंगे, या फिर आप इसको ऐसे कर दो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर बात करेंगे, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये हम 4 सेगमेंट पर बात करेंगे। देखो जब जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे ना तो उसी में हम कॉस्मोलॉजी पढ़ लेंगे ना, ब्रह्मांड विज्ञान को हम इसी के अंतर्गत एक पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो इसी में पढ़ लेंगे ब्रह्मांड विज्ञान को, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने पढ़ लेंगे। फिर अगर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा बड़ा सिलेबस लिखेंगे, तो क्योंकि चलो हम शुरू ही इंडियन ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बड़ा सिलेबस इसका रहेगा, तो इसको पूरा डिफाइन कर लेते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ में, ठीक है। तो ये सेगमेंट 4 पार्ट है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, लगभग ज्योग्राफी के समस्त टॉपिक इसमें कर देंगे। एनसीईआरटी को आधार मान करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आप ये मत एक्सपेक्टेशन करना मेरे से कि सर आप किताब खोलेंगे और
सर बुक से नहीं पढ़ाएंगे क्या 6 से 12? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। प्लीज़ 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 कमेंट देखिए भाई, कमेंट ना कमेंट, कमेंट में देख लूँगा, टीम कमेंट को ले लेती है और वो ऑब्जर्व करते हैं कमेंट को, और कमेंट में जो भी अगर कोई काम की चीज़ होगी तो मुझे मिल जाती है, फिर मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है ना। कोई बुक लेना होगा बता दीजिए। हाँ, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, तुम लोग बिना मतलब के कमेंट करते हो, तुम लोग कुछ ज़्यादा गुरुजी को ज्ञान मत दो, यूपीएससी स्टेट पीएस एग्जाम के किंग हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, मुझे भी ध्यान रखिए सर प्लीज। बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा ना आपको। देखो, आपको भूगोल को मैंने ज्योग्राफी लिखा है, विश्व भूगोल को वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है, भूआकृति विज्ञान को जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हिंदी का भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बुक का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं बुक यहाँ पर खोल लूँगा और किताब से एक एक लाइन पढ़ूंगा और लाइन पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा साहब ये लाइन का मतलब ये है, ये लाइन का मतलब ये है, ये लाइन का मतलब ये है, ये ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के पेज जहाँ पर मुझे लगेगा कि इस पेज को यहाँ पर लेना चाहिए तो मैं वहाँ पर एनसीईआरटी के पेज को लिया करूँगा, ठीक है ना। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, है ना। तुम मेरे से छोटे हो, तुम्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार मेरी मान लो, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूँ, फिर अगर आपको लगे तो आप फिर मुझे बता देना। तो अब शुरुआत हुई नहीं है, उससे पहले जो है तुम लोग ये बकवासबाजी करना शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। और रही बात आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो मैं बता दूंगा, अभी तुम मुझे शुरू तो होने दो एक बार। गांव बसा नहीं उससे पहले मांगने वाले आ गए, है ना, एक कहावत है। तो अभी क्लास शुरू हुई नहीं है, उससे पहले आप ज्ञान दे रहे हो अपना अपना, तो आपको ज्ञान नहीं देना है ना, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैंने एक लंबा समय इस क्षेत्र को दिया है, ठीक है ना। तो टीचिंग करते करते मुझे लगभग पिछले 10 साल से भी प्लस एक्सपीरियंस हो गया, और 6 साल के आसपास मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री में स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जो है चुपचाप इसको सुनने का प्रयास करो, ना कि फालतू कमेंट। प्लीज़ कोई कमेंट पर आप नहीं लिखेंगे, मैं ध्यान भी अगली बार से नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये आप लिख लो, और फिर इंडियन ज्योग्राफी को हम थोड़ा सा उससे लिखते हैं, अलग तरीके से थोड़ा लिखते हैं ना, और ज़्यादा खोल के लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी जो होगा उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है सुनिएगा एक बार ध्यान से। इंडियन ज्योग्राफी जो हमारा सिलेबस होगा, इस सिलेबस के ऊपर या पाठ्यक्रम पर अगर हम चर्चा करें तो इस भारत भूगोल का पाठ्यक्रम क्या होगा, इस पर आप एक बार आ जाओ। और इंडियन ज्योग्राफी का जो पाठ्यक्रम होगा उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर दो तरीके से इसको वर्गीकृत कर लेते हैं सिलेबस को। और एक फिजिकल, इंडियन फिजिकल, है ना। तो एक तो हम पढ़ेंगे भारत का परिचय ना, भारत का सामान्य परिचय, सबसे पहला भारत का सामान्य परिचय, राइट। भारत का सामान्य परिचय एक तो ये पढ़ेंगे। और दूसरा जो होगा ना, वो दूसरा होगा हमारा कौन सा, दूसरा होगा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, या भारत भौतिक भूगोल। भारत भौतिक भूगोल होगा, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल होगा, ठीक है। और एक आर्थिक भूगोल होगा, ठीक है। एक आपका आर्थिक भूगोल होगा, एक आपका होगा भारत का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल होगा, राइट। आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, एवं सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल होगा, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है भाई, तो दूसरा हमें क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखो इंग्लिश वाले ना वो केवल इंग्लिश लिख लो, हिंदी वाले ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख लो, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लो। और एक यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन सा, एक यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई भारत का सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है ना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, राइट। एक ही होगा, ठीक है। तो आप कहोगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, कल्चरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, है ना। ये लो जी, ये आपका हो गया कुल मिलाकर के
इन 3 सेगमेंट के ऊपर अपने बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम आए तो सब इस फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाओगे आप, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जो चलेगा टॉपिक, उसमें एक टॉपिक है आपका जिसको हम बोलते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भूगर्भिक संरचना एक टॉपिक ही होगा, भूगर्भिक संरचना होगा, भूगर्भिक संरचना जिसको हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना। दूसरा एक होगा जिसमें होगा भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश होगा, भौतिक प्रदेश होगा, ठीक है। भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन, ठीक है, फिजिकल रीजन होगा, फिजिकल रीजन्स हो गए, ठीक है, फिजिकल रीजन्स होंगे, फिजिकल रीजन्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल रीजन्स हो जाएंगे, और फिजिकल रीजन्स के अंदर हम जो पढ़ेंगे ना, वो फिजिकल रीजन में 6 पढ़ेंगे ना, 6 पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा ये टॉपिक आपका रहेगा, बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। अब मैं ना पेज पलट रहा हूँ और आप ना इसके नीचे लिख लेना, ठीक है ना। भौतिक प्रदेश के नीचे आप ऐसे लिख लेना, भौतिक प्रदेश के नीचे आप ऐसे लिख लेना, ऐसे डैश कर करके, ऐसे डैश कर करके लिखते रहना, ठीक है ना। ऐसे डैश करके 6 लिखने हैं, ठीक है ना। चलो 6 लिखने हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक जो हमारा आएगा वो होगा, पहला कौन सा होगा, तो एक होगा उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश एक ही होगा, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश होगा। दूसरे की अगर बात करते हैं भाई, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उत्तरी विशाल मैदान होगा, उत्तरी विशाल मैदान होगा, उत्तरी विशाल मैदान रहेगा। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा जो होगा ना, वो तीसरा होगा कौन सा, उत्तरी विशाल मैदान के अलावा ये होगा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत आ जाएगा, ये तीसरा रहेगा। चौथा अगर हम बात करें तो तटीय मैदान होंगे, तटीय मैदानी प्रदेश होगा, तटीय मैदानी प्रदेश होगा, राइट, तटीय मैदानी प्रदेश होगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में आपका एक थार का मरुस्थल होगा, थार मरुस्थल होगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं अभी, है ना। और एक आपका होगा द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह होगा, आइलैंड्स होंगे, ठीक है, द्वीप समूह हो जाएगा, आइलैंड हो जाएंगे, आइलैंड्स हो जाएंगे, आइलैंड्स हो जाएंगे। आइलैंड्स के अलावा ये कौन सा हो गया आपका, थार डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया। एक आपका हो गया कोस्टल प्लेन हो गया, है ना, कोस्टल प्लेन हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया। कोस्टल प्लेन के अलावा एक कौन सा हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, पेनिनसुलर इंडिया हो गया, पेनिनसुलर। सेकंड वाला कौन सा था, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन हो गया। और एक आपका हो गया नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन हो गया, ठीक है ना, माउंटेन हो गया, ठीक है, माउंटेन रीजन हो गया, ठीक है, माउंटेन रीजन हो गया। ये कुल मिलाकर के आपके 6 हो गए। ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश में 6 पढ़ेंगे ना। तो आपने जो लिखा है ना आगे, वो इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है ना, इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। आज लाइव आए तो पता चला सब गुस्सा होते हैं, फालतू कमेंट क्यों करते हो आप सब। कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, लिख लिख के पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगा और ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगा। तुम कमेंट करते रहो, यहाँ कोई फायदा नहीं है ना। हाँ कमेंट करते रहो, कोई फायदा है ही नहीं कमेंट करने का, नहीं, मैं अपने हिसाब से जैसे चलूंगा वैसे चलूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताब खरीदनी है, एनसीईआरटी क्लास 9 और एनसीईआरटी क्लास 11, आप 2 चैप्टर जैसे मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें सारा समझ में आ जाएगा आपको कि क्या सर कहाँ से कितनी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, प्लीज़ अभी भी आप कोई फालतू कमेंट नहीं करें, ठीक है। तो 1 से 2 चैप्टर में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि यार हम जिन व्यक्ति से पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक जगह है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ वो सांस्कृतिक भूगोल आपने लिखा है, उसको आप मानव भूगोल लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपने फिजिकल रीजन्स में आपने 6 पार्ट यहाँ तक लिखे हैं ना, 6 पार्ट ही लिखे। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे अपने, और अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, देखो इसके बाद अगले पॉइंट पर अपना आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाएंगे। अगला टॉपिक क्या होगा, तो देखो इसमें एक टॉपिक भूगर्भिक संरचना, एक भौतिक प्रदेश।
भौतिक प्रदेश में कितने आए, 6 आए, भौतिक प्रदेश में आपके 6 आ गए, तो भौतिक प्रदेश में 6 आ गए। अब भौतिक प्रदेश से अगला क्या है, तो एक पढ़ेंगे हम भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट को पढ़ेंगे, क्लाइमेट को पढ़ेंगे। क्लाइमेट के बाद में अगर अपन आते हैं तो क्लाइमेट के बाद में आते हैं अपवाह तंत्र पर आते हैं, अपवाह तंत्र पर आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पर आते हैं। एक आपका सॉइल हो जाएगा, ठीक है ना, सॉइल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ठीक है ना, एक सॉइल यानी कि मृदा हो जाएगा, एक सॉइल यानी कि मृदा हो जाएगा। और मृदा के बाद में अगर मृदा ये सॉइल हो गया, और एक आपका होगा, और एक आपका होगा मृदा के बाद में अगला पॉइंट, और इस अगले पॉइंट का नाम क्या बेटा, तो अगले पॉइंट का नाम है वनस्पतियाँ, ठीक है ना, वन कह दो या फिर आप इसको फॉरेस्ट कह दो, फॉरेस्ट कह दो। तो कुल मिलाकर के ये सब टॉपिक आपके ऐसे हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कुल मिलाकर के आप पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी में। 6 टॉपिक मैंने बताए हैं, भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रदेश, ठीक है, जलवायु, इसके अलावा अपवाह तंत्र, मृदा और एक वन। ये 6 टॉपिक है जो इंडियन ज्योग्राफी के इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत है। अब आते हैं अपने, चलो इसको सांस्कृतिक भूगोल ना लिख करके, और इसको अपने क्या लिख लेते हैं, इसको आप सांस्कृतिक ना लिख करके ह्यूमन ज्योग्राफी लिख लो, बात वही है, ठीक है ना, उसी का पार्ट आ जाएगा, तो आप इसको ह्यूमन ज्योग्राफी लिख लो, एक ही बात है। ये लो जी, आर्थिक एवं मानव भूगोल लिख लो, ठीक है, भूगोल बात वही है, ठीक है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी में लिख दो, ह्यूमन ज्योग्राफी लिख दो, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर देखो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित और मानव से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, देखो एक बार इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर सबसे कोर और सबसे बड़ा और सबसे शानदार टॉपिक पढ़ेंगे कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के बाद में इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर के बाद हम पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर के बाद में जब हमारी बात होगी, तो एग्रीकल्चर के बाद में हमारी बात होगी और ये होगी खनिज के ऊपर, ठीक है, खनिजों को पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, है ना, मिनरल्स को पढ़ेंगे, है ना, मिनरल्स को पढ़ेंगे। मिनरल्स के अलावा अगर बात करते हैं, तो मिनरल्स के अलावा अगर बात करते हैं, तो मिनरल्स के अलावा अगर बात करेंगे तो ये मानव को पढ़ेंगे, है ना, मानव संसाधन पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, मानव संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद में हम एक पढ़ेंगे परिवहन को पढ़ेंगे ना, परिवहन को पढ़ेंगे, परिवहन को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। और एक जो है ना ट्रांसपोर्ट के अलावा एक अपने पढ़ेंगे किसमें, तो इसमें अपने एक पढ़ेंगे कौन सा, तो एक अपने ट्रांसपोर्ट के अलावा, परिवहन के अलावा पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। देखो जो उद्योग है ना वो इकोनॉमिक्स में आपको करवा देंगे सर, तो हम यहाँ पर ऊर्जा पढ़ेंगे, एनर्जी, है ना, एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे ना, एनर्जी रिसोर्स कि भाई विद्युत है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उत्पादित होती है, थर्मल एनर्जी का क्या रोल है, सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, इसके अलावा जो है जियो थर्मल एनर्जी क्या है, या फिर एटॉमिक एनर्जी क्या है, वो तमाम बातें इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये हमारा एक पूरा वाइड एरिया है। इतने टॉपिक्स आप पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें छूटेंगी नहीं आपके यहाँ से, ठीक है ना। दूसरी बात सुन लो, एक बात और बता देता हूँ, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी है ना, बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको अपने ना चैप्टर के साथ में मेंस के क्वेश्चन लिखवा दिया करेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की किताब पढ़ने का जो पर्पज़ होता है वो एनसीईआरटी की 2 चीज़ें हैं, एक तो ऑथेंटिक सोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई सरकार के द्वारा प्राप्त जो डेटा प्रस्तुत किए गए हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। एक बात, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एनसीईआरटी में तटीय सीमा की लंबाई या स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर लिखी है, 15,200 किलोमीटर लिखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है, 15,200 लिखी हुई है, लेकिन भारत सरकार की जो मंत्रालय की रिपोर्ट आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, वो इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट कहती है कि ये लंबाई केवल 15,106 किलोमीटर है। वहां पर एनसीईआरटी ये लिखता है कि तटीय सीमा मुख्य भूमि कितनी है 6100, लेकिन वही पर भारत सरकार की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि कितना है 5422 किलोमीटर है। अब ये डेटा है ना, ये डेटा वो ये भी भारत सरकार कह रही है अपनी एनसीईआरटी के माध्यम से, ये भी भारत सरकार कह रही है अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कह रही है, वार्षिक रिपोर्ट से कह रही है, ठीक है ना। तो बात तो वही होगी। फिर अगर देखते हो
तो ये भी भारत सरकार कह रही है 6100 किलोमीटर, और ये 5422 ये भी भारत सरकार कहने लग रही है। तो बात तो कुछ ना कुछ है। तो मैं पूरा बैलेंस करके, संतुलित करके और ऑथेंटिक डेटा रिपोर्ट्स के आधार पर, एनसीईआरटी में भी तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें डेटा में बदलाव की आवश्यकता है ना। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है हम उसको भी लिखवा देंगे, और जो नई रिपोर्ट्स के आधार पर लिखा हुआ है उसको भी लिखवा देंगे। अब एनसीईआरटी ने तो मान लो पुरानी एनसीईआरटी ने 2001 के जनगणना के डेटा दे रखे हैं। अब आप ये थोड़ी है उस डेटा को लगातार पढ़ते जाओगे, 2030 तक भी उनको पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। तो अपडेट करके पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का फिर पढ़ाएंगे। अब जैसे भारत की भौतिक प्रदेश है वो क्लास 9 में भी दे रखा है, और भौतिक प्रदेश क्लास 11 में भी दे रखा है। अब ये थोड़ी है कि एक बार क्लास 9 को पढ़ें, एक बार क्लास 11 को पढ़ें ना, ऐसा नहीं करेंगे। अपने ये करेंगे कि पहले तो हमने पूरा सिलेबस को, संपूर्ण ज्योग्राफी को हमने पूरा कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज करने के बाद में एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अब पूरी एनसीईआरटी में उससे संबंधित क्या क्या जानकारियां दे रखी हैं, तो जो जानकारियां दे रखी हैं एनसीईआरटी में, उन्हीं जानकारियों को उठाएंगे और यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर बीपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीएससी में कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया है जो एनसीईआरटी से सीधे तौर पर आया था, भाई हम तो वर्क करते हैं ना उन चीज़ों के ऊपर, भाई हमारा काम ही एक सब्जेक्ट पर काम करने का है। तो उस एक सब्जेक्ट पर काम करते समय अगर लगता है कि नहीं यार ये मेंस में ये क्वेश्चन, जैसे चट्टानों वाला एक क्वेश्चन मेंस के अंदर यूपीएससी ने पूछा था जो सीधा एनसीईआरटी से था कि नहीं था, ऐसे ही मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सीधे कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिंक है, तो उस क्वेश्चन को भी अपने करवाने की कोशिश किया करेंगे, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे अपनी ये जो आज जर्नी शुरू हुई है, ये अगले जो है 3-4 महीने तक, ये 3 महीने तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, 4 महीने तक लगभग आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये डेली अगर 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो 4 महीने से भी ज़्यादा चले जाएंगे। और इस लंबी सफ़र के अंदर आपको सब्र करना होगा ना। सब्र ये करना पड़ेगा कि आपको रोजाना की वही मुझे देखना है, मेरी बातों को सुनना है, मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखना है, बस आप लास्ट में जाते जाते ना आधे सफ़र के बाद में आप थक मत जाना। बस आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ लिखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम ज्योग्राफी में आप जीवन भर कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। और मैं प्रयास इस स्तर पर करूँगा कि जब भी भूगोल का नाम आए और आप पढ़ने की बात करो तो आप किसी को भी सजेस्ट करते समय ये कहो कि यार अमित श्री की क्लास पढ़ लेना, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तू कहीं भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन यार उस व्यक्ति की क्लास एक बार तू पढ़ के देख लेना, मेरे कहने से ना। आप इस लेवल पर रिकमेंड लोगों को करें तो मैं मानूंगा कि यार मैंने मेहनत की है, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। चलिए, बाकी अपने प्रयास अच्छा करने का सभी करते हैं, अपने भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुल मिला करके आपने लिख लिया होगा सभी ने। हिंदी वाले दोनों लैंग्वेज लिख लेंगे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं, और इंग्लिश वाले भाई अपनी केवल इंग्लिश में लिख लेना, लेकिन दोनों भाषाओं को ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये टॉपिक्स है, आज हम शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय, ठीक है ना। देखो, सामान्य परिचय है ना, ये एक खाका बनाता है ना, पूरे के पूरे भारत भूगोल का एक आधार प्रदान करता है ना। ये दिखाता है हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खास चीज़ें, कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उस चीज़ को दिखाएगा ना। यहाँ से हम लोकेशंस सीखेंगे, इंडिया की बाउंड्रीज को सीखेंगे, एरिया को देखेंगे, है ना, कोस्ट वगैरह को देखेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमारी सागरीय सीमा है वो कहाँ तक होती है, मतलब जहाँ पर हम पढ़ेंगे अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, या फिर जो सब कॉन्टिनेंट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट उसको क्यों कहा जाता है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आपकी आएंगी, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पटना में पढ़ाया है 2 साल के आसपास, तो 2 साल मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाया है, और बच्चों के कुछ रिजल्ट्स भी हैं, है ना, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ था तो काफ़ी रिजल्ट उस रेशियो में रिजल्ट ठीक ठाक थे। और जो है मैंने अनुभव किया है कि ऑप्शनल के रूप में ज्योग्राफी विषय को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके और एक मतलब वो माहौल बना करके फिर पढ़ाया जाता है ना, बच्चे को टफ लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। बहुत प्यारा विषय है, इससे आसान विषय तो कोई दुनिया में है ही नहीं। जो अगर ज्योग्राफी जो नहीं पढ़ पाया वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हिंदी से भी सरल विषय है, ठीक है ना, हमारी मातृभाषा है उससे भी सरल है, ठीक है। चलिए 150 क्लास के आसपास, 150 घंटे के आसपास में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आप ना हेडिंग लिखो भारत का सामान्य परिचय। मैं बस थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ आज,
कल से मतलब हमारी क्लासें रेगुलर बेस पर चलेंगे, ठीक है ना, कल से या परसों शुरू होंगे, ठीक है ना, कल या परसों से, ठीक है, शायद हो सकता है कल नहीं हो, लेकिन परसों से बिल्कुल रेगुलर रिदम के साथ में क्लासें हुआ करेंगी। इस क्लास का हम शुरुआत में 1 घंटा टाइम रखेंगे और धीरे धीरे इसको हम 1.5 घंटे के आसपास इस क्लास को ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये अगर हम बात करें तो टॉपिक जो हमारा आज का है वो टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये है, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ेंगे भाई, तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें हमारा एक टॉपिक है जो होगा भारत की अवस्थिति, लोकेशन होगा। सबसे पहले अवस्थिति होगी ना, अवस्थिति होगी, लोकेशन होगी। पहले इसका वो बना लो आप एक बार, इसकी लोकेशन बना लो एक बार, ये लिख लो एक बार कि अवस्थिति में क्या क्या, अवस्थिति लिख लो। अवस्थिति के बाद में लिखो अवस्थिति के लाभ, अवस्थिति के लाभ, अवस्थिति का महत्व या अवस्थिति का महत्व या लाभ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन है ना, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, इस पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन के बाद में एक और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये पढ़ेंगे विस्तार, एक्सटेंशन है ना, विस्तार, जिसमें अक्षांशीय भी है और एक जो है देशांतरी भी, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है, इसको भी पढ़ेंगे अपने। विस्तार के बाद में अगर हम बात करें तो विस्तार के बाद में एक होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं एरिया, एरिया भी है। क्षेत्रफल के बाद में अगर हम दोस्तों चलें तो क्षेत्रफल के बाद में अगर आप बात करोगे तो क्षेत्रफल के बाद में हमारा आएगा सीमाएं, बाउंड्रीज आएंगी, सीमाएं आएंगी, सीमाएं आएंगी, ठीक है, बाउंड्रीज आएंगी, बाउंड्रीज आएंगी, बाउंड्रीज आएंगी, राइट, बाउंड्रीज आ जाएंगी। बाउंड्रीज के बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीमाओं पर विवाद, सीमाओं पर विवाद, सीमाओं पर विवादित क्षेत्र है ना, विवादित स्थल या विवादित क्षेत्र या विवाद कह दो आप, सीमाओं पर विवाद, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा सरक्रीक डिस्प्यूट है, पीओके डिस्प्यूट है ना, और एक अक्साई चाइना डिस्प्यूट विद द चाइना एंड इंडिया, ठीक है, काला पानी डिस्प्यूट है, डोकलाम डिस्प्यूट है ना, ये सारे के सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स को हम लोकेशन देखेंगे और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सीमा, सीमाओं पर विवाद, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स इन बाउंड्री रीजन, डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स इन बाउंड्री रीजन, डिस्प्यूट्स इन बाउंड्री रीजन, ठीक है ना, बाउंड्री, बाउंड्री रीजन, ठीक है, डिस्प्यूट्स इन बाउंड्री रीजन, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे सागरीय सीमा है ना, सागरीय सीमा, भारत की सागरीय सीमा, सागरीय सीमा पढ़ेंगे और सागरीय सीमा पढ़ेंगे है ना, मैरीन बाउंड्री, मरीन बाउंड्री, ठीक है, मरीन बाउंड्री पढ़ेंगे। और दोस्तों मरीन जो बाउंड्री है, ये मरीन बाउंड्री जो है, मरीन बाउंड्री पढ़ेंगे, एक अनक्लोज पढ़ेंगे, अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और एक भारत एक उप महाद्वीप के रूप में है ना, इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, भारत उप महाद्वीप के रूप में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, इसी में आप आगे बढ़ा के लिख देना, भारत एक उप महाद्वीप के रूप में, भारत एक उप महाद्वीप के रूप में, उप महाद्वीप के रूप में, महाद्वीप के रूप में, भारत एक उप महाद्वीप के रूप में, के रूप में, ठीक है, भारत एक उप महाद्वीप के रूप में, ठीक है, इंडिया लाइक ए सब कॉन्टिनेंट, इंडिया लाइक अ सब कॉन्टिनेंट है ना, या फिर इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, एज ए सब कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये टॉपिक्स हमारे ना यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है, ये टॉपिक क्लियर होंगे। अरे भाई तुम लोग ना, मैं एक बात बताऊँ, हिंदी ऑप्शनल, हिंदी मीडियम में सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हिंदी ऑप्शनल वैकल्पिक विषय लो और जो है तीर मार दो है ना, हिंदी ऑप्शनल लो और तीर मार दो, ठीक है। आप रैंक तो लाओ, चाहे कोई भी ऑप्शनल लेकर लाओ है ना, कोई भी लेकर लाओ। देखो 10 लॉजिक हिंदी वाले के पास में है कि हिंदी बेस्ट है,
10 लॉजिक ज्योग्राफी वाले के पास में है, ज्योग्राफी बेस्ट है। 10 लॉजिक हिस्ट्री वाले के पास में है, वो हिस्ट्री बेस्ट है ना। PSIR वाले के पास में 10 ऑप्शंस हैं, 10 विकल्प हैं, हिसाब PSIR है ना। और मैथ वाले हैं, वो कहते हैं कि इससे तो बढ़िया है ही नहीं, हिंदी में तो फिर भी नंबर कट जाएंगे, मैथ में तो एक नंबर भी नहीं कट सकता है ना, पूरे 100% स्कोर किया जा सकता है। तो वो कहेगा हाँ एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाले एग्रीकल्चर में चले जाओ, है कि नहीं है कि नहीं। तो उस चीज़ पर मत जाओ, GS पढ़ो, ऑप्शनल खत्म हो जाएगा कुछ समय में UPSC से भी, ठीक है ना। तो आना केवल इस पर ही पड़ेगा ना, इसी पर आना पड़ेगा, ठीक है, GS के ऊपर ही सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपकी रुचि कितनी है डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अच्छी रैंक ज्योग्राफी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मैथ में भी है, संस्कृत में भी है, सभी विषयों में अच्छे सिलेक्शंस भी होते हैं और नंबर भी आते हैं, ठीक है ना। सो आप उस चीज़ के ऊपर मत जाओ, आप इस पर ध्यान दो केवल, ठीक है। चलिए, तो ये एक बार आप लिख लो सारे के सारे। हाँ हाँ बिल्कुल, फिलोसफी वाले के पास में भी 20 मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको लिख लो आप ना, इस पर ध्यान दो पहले। जो काम करने का है उस पर ध्यान दो, काम करने का जो काम है इसको लिखो पहले आप। इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, नहीं इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आती है, इकोनॉमिक्स में भी आती है ना, तो दोनों में आती है। तो इंडस्ट्री में स्किप कर रहा हूँ, इंडस्ट्री आपको सर करवा देंगे, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा मन नहीं मांग रहा है तो चलो लिख लो, इंडस्ट्री पढ़ा देंगे, चलो हमारा तो क्या ही घटेगा। और एक टॉपिक सही है ना, और एक टॉपिक सही, ये लो एक और लिख दो भाई, उद्योग और लिख दो इसमें, इसी में आगे लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसी में आगे लिख रहा हूँ उद्योग, है ना, उद्योग लिख दो बस, उद्योग भी पढ़ा देंगे। तुम राजी रहो, मेरी तो देखी जाएगी जो होगा वो। हाँ, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ऑप्शनल वही जो समझ में आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ऑप्शनल वही जो समझ में आए, ठीक है। तो उसको लेकर बवाल मत करो। अनक्लोज क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, वैश्विक स्तर पर समुद्रों के नियंत्रण को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन ने जो एक कन्वेंशन तैयार किया था, और वो कन्वेंशन ही कहा जाता है, 1982 में वो तैयार हुआ था और पूरी दुनिया में ये इम्प्लीमेंट हो गया था 1994 में, है ना। और इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया था 1995 के अंदर, ठीक है। अनक्लोज है, 5 भागों में समुद्रों को बांटता है, तो क्या क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको लेकर के बात करता है, तो वहाँ अपने पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, वहाँ अनक्लोज आएगा तो अपने पढ़ा देंगे, मतलब समुद्री कानून है आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि अगर किसी भी देश की सागरीय सीमा कितनी होती है उसको ये दिखाता है, ठीक है। चलो आगे चले। हाँ चलो आगे लिखें। अब आप लिख दो भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक पेज पर लिखा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा होगा भारत का सामान्य परिचय, फिर ये लिखा होगा, पेज को पलट लेना ना, नेक्स्ट पेज पर जाना, अगले पेज पर आप ये लिखना भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की अवस्थिति, या इसको आप कहोगे कहोगे लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया। दो संदर्भों में भारत की अवस्थिति को पढ़ते हैं, एक संदर्भ इसमें है और ये है वैश्विक संदर्भ में, है ना, या विश्व में, विश्व में, विश्व में अवस्थिति, है ना, विश्व में अवस्थिति, लोकेशन इन वर्ल्ड, लोकेशन, लोकेशन इन वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, ठीक है। लोकेशन इन वर्ल्ड आएगा, एक तो दुनिया में अवस्थिति क्या है, और एक आपका होगा लोकेशन इन इंडिया, इन एशिया ना, एशिया में अवस्थिति, लोकेशन इन एशिया, एशिया में अवस्थिति, एशिया में अवस्थिति आएगा, तो एक आएगा एशिया में अवस्थिति, लोकेशन इन एशिया, लोकेशन इन एशिया, लोकेशन इन एशिया। ये दो तरीके की बातें आएंगी, एक तो एशिया में आएगी और एक किस में आएगी, एक अवस्थिति आएगी किसमें, विश्व में। एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं ना, और मानचित्र बनाते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे तो, यूपीएससी के सारे ही, यूपीपीएससी के हैं, ये जो सिविल सेवाओं वाले बच्चे हैं वो तो जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। मोटा मोटा तरीके से मानचित्र बनाना सीख लेना चाहिए आप सभी को थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो क्योंकि तुम्हारे मेंस में ना ये कई बार ज़रूरत पड़ती है मैपिंग की, तो वहाँ फिर बताओ
कैसे करोगे। तो आप थोड़ा बहुत सीख लोगे तो मुझे लगता है उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। मैं तो आंसर राइटिंग करता हूँ तो उसमें ठीक ठीक उपयोग कर लेता हूँ मैपिंग का। तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए उपयोग, है ना, सही सही उपयोग करना चाहिए। और इस तरफ आप चलोगे तो ये हमारा कौन आता है, अफ्रीका आता है, अफ्रीका आता है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका है, अफ्रीका हो गया ये, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। और अफ्रीका में यहाँ से आप जब चलोगे तो यहाँ से आपका ये जो है यूरोप का हिस्सा दिखाई देगा, ये ब्लैक सी वगैरह है, ब्लैक सी है, ये जो है यहाँ से आपका आएगा और यहाँ से आएगा ये अरेबियन पेनिनसुला और ये इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से, है ना। और ये यहाँ से आप जब चलोगे तो ये जो है, ठीक है, और ये यहाँ से ये सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्बोक और ये इधर से इरियन जया, है ना, ये इरियन जया, ठीक है, इरियन जया है, इरियन जया है। और ये जो है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसको रुको सही कर देंगे अभी अपने ना, इसको ठीक कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आया था ना यहाँ से, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ना, जितना पढ़ा है उसी में से काफ़ी सारा लड़ा एग्ज़ाम में, तो मज़ा आया काफ़ी। यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम देख करके लगभग 27-28 में से 22-23 क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से आ गए। बहुत अच्छा मोमेंट रहा कल का तो मेरा, ज़बरदस्त रहा। ये लो जी। अब अब तुम ना आगे पीछे नहीं कर सकते हो इन चीज़ों को, मैं तो अपने हिसाब से खिसका लेता हूँ, कभी इधर का उधर कर लेता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें एक ही बार में बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको उठा करके यहाँ टिका लेते हैं, ये लो, इसको उठा लो, यहाँ कर लो, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा बना देता हूँ मैं, और ये जो रेखा है ना भाई, ये तो गड़बड़ कर गया, ये लो, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा, या इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना, भूमध्य रेखा। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि साहब ये मास्टर तो खुद ही खुद पढ़ता है, हमें तो समझाता ही नहीं है ना। तो कई बच्चों की शिकायत रहती है कि ये मास्टर खुद खुद लिखता है बोर्ड के ऊपर, हमारी तरफ नहीं देखता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि अपने ना बोर्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं ना, अपने बोर्ड पर बहुत मेहनत करते हैं ना। और बोर्ड पर जब बहुत मेहनत होती है तो टीचर बोर्ड पर वर्क करेगा या फिर उस तरफ देखेगा, बताओ। तो केवल अगर उस तरफ देखने का मतलब हो जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ नहीं लिखना हो तो प्लीज़ जो है, तो प्लीज़ जो है अगर मान लो मैं इस तरफ वर्क कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप सुनते रहेंगे ध्यान से, ठीक है ना, सुनते रहेंगे आप चीज़ों को ठीक से। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये जो है इधर से हमारा ये है आपकी, ये है 0 डिग्री देशांतर, या जिसको हम बोलते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, राइट। या इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। ये 0 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश है, या 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट। अब सुन लो एक बार, 0 डिग्री जो है ये जो 0 डिग्री है, ये इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू पार्ट, और वी कैन से दैट इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू हेमिस्फीयर और टू इक्वल हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न रीजन जो अपर रीजन है या अपर पार्ट है वो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, निचला जो है वो कौन सा है, साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। प्लीज़ ना, आप कहाँ से हैं, क्या हुआ भाई सर, ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक भी बता दीजिए भाई। पॉपुलेशन वगैरह जो है वो सब उसी के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। सर आप मैप क्यों थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, नई शिवानी
हमारे भैया की शादी हुई है, हम दहेज की डिमांड नहीं किए थे, ना दहेज लिए थे, और मैं ना दहेज लूंगा। बेटा नौकरी लगोगे जब ना कोई शादी करेगा, तो कभी ऐसा नहीं हो कि चैट करते रहो और जो है नौकरी छूट जाए और फिर दहेज देने की नौबत ही नहीं आए ना, शादी नहीं हो, ये देख लेना, ऐसी हालत भी हो सकती है ना। चलिए, मैप नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आगे देखो इसमें। अब आप देखो तो ये वो आपका ऊपर का जो भाग है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है ना। इसके ऊपर की तरफ जब आप चलोगे, तो इसके ऊपर की तरफ जब आप चलोगे, तो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, राइट। और अब नीचे का जो हिस्सा है वो कौन सा है, नीचे का जो हिस्सा है वो कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है बात, वो दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ से दोस्तों एक रेखा और गुजरती है, और इस रेखा का जो नाम है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री जो है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये आपका ऊपर की तरफ कौन सा हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, है ना। और नीचे की तरफ कौन सा हो गया बेटा, तो नीचे की तरफ हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ साउथ हेमिस्फीयर हो गया, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक कौन सा है, साउथ हेमिस्फीयर, राइट। नॉर्थ और साउथ। और इंडिया की अगर आप लोकेशन पर बात करोगे, तो अब आप खुद ही बता सकते हो, बताओ इंडिया बताओ नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो इंडिया की जो लोकेशन आएगी, ये आएगी नॉर्थ, ठीक है, ये आएगी नॉर्थ, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ का जो पार्ट है, ये आपका जो ना वेस्ट हेमिस्फीयर है, ये वेस्ट हेमिस्फीयर है ना, वेस्ट हेमिस्फीयर है, ये वेस्ट हेमिस्फीयर है। और इस तरफ का जो पार्ट है ना, इस तरफ का, ये कौन सा है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर है, ईस्ट हेमिस्फीयर है, ईस्ट हेमिस्फीयर है, राइट, ये ईस्ट हेमिस्फीयर है। तो अब लोकेशन यहाँ पर देखो, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट, और ये जो है ना ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट में आएगा, इंडिया जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, ईस्ट में। तो ये जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो इंडिया की जो लोकेशन है, वो इंडिया की लोकेशन आएगी, लोकेशन ऑफ इंडिया इज, लोकेशन ऑफ इंडिया इज नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर आप जब देखोगे, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर इंडिया की लोकेशन कोई बताए, तो इंडिया की लोकेशन क्या आएगी, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर आ जाएगी, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आ गया। तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ना, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है बात, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ आप आओगे एशिया में, तो एशिया को भी देख लो, यहाँ से आप देख लो, ये हमारा एशिया है, ये वाला भाई, ये यूरेशिया है ना, यूरोप, इस तरफ तो यूरोप आ गया, यहाँ पर तो यूरोप आ गया, ये कैस्पियन सी है, और ये यूराल पर्वत, यूराल रिवर, और ये ब्लैक सी, और ये यहाँ पर काकेसस माउंटेन, ये एशिया है, एशिया के साउथ में है, एशिया के साउथ में। तो अगर एशिया में पूछेगा, तो एशिया में क्या आएगा, साउथ एशिया, यानी कि दक्षिणी एशिया हो गया, साउथ एशिया, या फिर जिसको हम बोल देंगे क्या, जिसको बोल देंगे दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, ठीक है ना। तो साउथ एशिया हो गया, मतलब दक्षिणी एशिया हो गया, राइट, ये दक्षिणी एशिया हो गया। समझे बात को, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये ना चीज़ आपको 1 मिनट में बताया जा सकता था कि इधर एक मैप है, इधर ये है, यहाँ पर है, ये गोला बना दिया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, नॉर्थ ईस्ट है, इधर हो गया ना, नहीं करना जी, प्रॉपर वर्क करना है जी, है ना भाई, प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर वर्क करना है, प्रॉपर वर्क करना है, ठीक है। तो प्रॉपर वर्क करेंगे जैसा सही है उस तरीके से, नहीं
क्या बताऊं, बताओ। तुम ना मेरे सामने कह रहे हो कि बताओ डाउनलोड की ऑप्शन दीजिए, तो मैं नहीं ना कर सकता हूँ इस बारे में कुछ भी। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं ना कर सकता हूँ। अब कहो या नहीं कहो, यहाँ कोई फायदा नहीं है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना। और अगला पॉइंट कौन सा है? तो अगला पॉइंट हमारा आएगा दोस्तों, और अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला आएगा हमारा लोकेशन का इम्पोर्टेंस आपको बताना है ना। तो आप हेडिंग लिख लो, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, है ना। अवस्थिति का महत्व, अवस्थिति का महत्व, अवस्थिति का महत्व, अवस्थिति का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, या सिग्निफिकेंस लिख दो आप, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया, इस पर अगर बात करता है तो इस पर आप इस पर आप आ जाओ। क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा? क्या सिग्निफिकेंस होगा? का क्लास कब से होगा नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। आप एक बात बताओ, मैं टीचर हूँ, मुझे सिर्फ ये पता होता है कि मेरी क्लास इतनी बजे है। इसके अलावा कोई भी टीचर हो, चाहे खान सर हैं, चाहे साइंस वाले सुमित सर हैं, या फिर कोई भी टीचर हैं, भरत सर हैं, कोई भी हमारे साथी हैं, जितने भी शिक्षक, किसी का नहीं पता है कि किसकी क्लास कितने बजे कब होगी, कब स्टार्ट होगी। एक बात, डाउनलोड के ऑप्शन के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, और ना मैं इस बारे में कोई कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो डाउनलोड कब, डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए। ठीक है, A4 PDF नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे आपको। आपको जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स खुद बनाने हैं, और NCERT की बुक आपको लानी है, और NCERT की बुक में चैप्टर आपको पढ़ना है। कौन सा बच्चा? तो होमवर्क आपका जो है, होमवर्क, होमवर्क जो है वो होमवर्क क्या है आपका? तो आपका होमवर्क है NCERT क्लास, क्लास 9th एंड 11th, 9th एंड 11th। ये आपको दो बुक लानी है फिलहाल। ठीक है, तो ये दो किताब आपको लानी है। ठीक है, एक 9वीं की और एक कौन सी? 11वीं की। 11वीं की जो किताब है ना ठीक है, तो देखो क्लास 9वीं तो ज्योग्राफी आप ले ही लेंगे। क्लास 11 की अभी फिलहाल के लिए बेटा आपको किताब कौन सी लेनी है? भारत भौतिक पर्यावरण, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण ये आपको खरीदनी है। और भारत भौतिक पर्यावरण, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसको आप ले लेना। और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस किताब को आप ले लेना, और इसमें से अपनी क्लास को शुरू कर देना। ठीक है ना? ठीक है, क्यों बनाया है सेम सेम? चलिए ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम लोग ना बड़े अजीब तरीके की चीज़ें लेकर बैठे हो दिमाग में। क्लास 6 से शुरू करें, क्यों करें क्लास 6 से शुरू है? ऐसा क्या है क्लास 6 में कि क्लास 6 से ही शुरू की जाए? भाई क्लास 6 से शुरू करेंगे तो ही समझ में आएगा, क्लास 9 से शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोड मत लो, है ना। आप ट्रस्ट करना भी तो सीखो ना, है भाई। आप ट्रस्ट करना सीखो कि यार हमारा टीचर इतना एक्सपीरियंस लेकर के बैठा है और हमारे साथ जुड़ा है, हमारा उस टीचर का हमारे साथ कोई, या हमारे लिए कोई कमिटमेंट है। तो हम सर आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमें पढ़ाइए, आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग अगले 1 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपका भी कमिटमेंट लो सर हम आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, और फिर जब मैं कुछ चैप्टर्स पढ़ाता हूँ तो आप उनका प्रैक्टिस कीजिए, यूपीएससी के पेपर देखिए, यूपीपीएससी के देखिए, बीपीएससी के देखिए। और अगर वहाँ से लगता है कि यार वाकई में बेनिफिशियल क्लास, आप कंटिन्यू करें। नहीं है तो फिर अलग बात है, फिर आपके मन की बात है, आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब आप अपने हिसाब से फिर डिसाइड कर लेंगे। तो अभी ना जैसे मैं चल रहा हूँ आप अकॉर्डिंगली जो है ध्यान देते रहिए। ठीक है ना? तो अभी बहुत ज़्यादा तनाव फ्रस्ट्रेशन लेने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। जितना का वर्क हो रहा है क्लास में उस पर ही आप बात करें। ठीक है ना?
उसके अलावा दाएं बाएं के क्वेश्चंस को नहीं उठाना है। अभी क्लास 9 और क्लास 11 दो एनसीईआरटी आपको लेनी है। क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये ले लेना। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहले, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास फिर कल शायद नहीं हो क्लास, परसों से कंटिन्यू है ना। कल नहीं हो के हो सक बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार है ना, फिर हो सकता है शायद ऐसा हो कि कल ना होकर के परसों हो, या फिर कल की जो क्लास है वो आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, ये संभावना है। बाकी फिर अपना शुरू करते हैं अगली मतलब जो है परसों से, मतलब इसी फ्लो के साथ में यहीं से शुरू करेंगे क्लास को ना, अवस्थिति का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई।